हेलो एवरीवन। मूल विधि के अंतर्गत आज हम अपने दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 1 आपको हमने देख लिया था। अध्याय 2 में आज हम साधारण स्पष्टीकरण की परिभाषाएं देखेंगे। कहने का तात्पर्य है, जब आप आईपीसी को पढ़ते हैं तो आईपीसी में ऐसे कई सारे तथ्य आते हैं, ऐसे कई सारे शब्द आते हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कहां पर कौन सी चीजों का क्या मतलब होगा। तो आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत इन्हीं चीजों के तात्पर्य को, इन्हीं शब्दों की परिभाषाओं के, इन्हीं चीजों के स्पष्टीकरण को समझेंगे, जिसमें से हर एक धारा के अंतर्गत जिस भी चीज को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, जिस भी शब्द को उल्लेखित किया गया है, वो किस संदर्भों में और किन पर लागू होगा और उसकी क्या परिभाषा होगी, उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले देखिए तो एक एक करके हम इसे देखेंगे, एक एक धारा को देखेंगे और उसको यहाँ पर समझते चलेंगे। पहले यहाँ पर देखिए अध्याय 6 दिया गया है, जिसमें संहिता में परिभाषाओं के अपवादों के अधीन समझा जाएगा। अर्थात जो संहिता की जो परिभाषा है अर्थात आईपीसी है, ये कहां और किस पर लागू होगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर इसकी परिभाषा को अध्याय 6 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। साथ ही यह किसी दंड के दृष्टिकोण से, साधारण अपवाद के दृष्टिकोण से कहां कहां ये लागू होगी और किन किन स्थितियों में इसे लागू समझा जाएगा, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या उसे वहां पे लागू करना है। कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है लेकिन उसने नहीं किया है, या कोई अपराध कर चुका है लेकिन वहां पर उसके दृष्टिकोण से क्या वो संहिता की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, उसको पकड़ने के क्या प्रावधान इत्यादि होंगी। ये सारी चीजों को लेकर तथा परिभाषागत स्थितियां में, चाहे वो साधारण अपराध हो या दंडिक अपराध हो या अन्य चीजों को लेकर, संहिताएं कहाँ लागू होती हैं और कहाँ नहीं लागू होंगी, या किन चीजों पर लागू होती है, किन स्थितियों में लागू होती है, ये सारी चीजों को यहाँ पर लागू करना है। दूसरी चीज, कहीं पर यदि अपवाद की स्थिति भी है, ठीक है, कहीं भी परिभाषाओं को लेकर अपवाद है कि दंड क्या है या कोई अपराध है तो अपराध किसे कहेंगे, अगर वहां पर किसी भी कानून के दृष्टिकोण से उसको अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, तो वहां पर भी आईपीसी के तहत इन शब्दों का वहां पर मूल्यांकन या उसको भी वहां पर उसके अधीन समझा जाएगा, उसे भी वहां पर इसे लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर यही है अध्याय जो धारा जो 6 कहती है, वो क्या कहती है, संहिता में परिभाषाओं के अपवादों को इसके अधीन समझा जाएगा। जहां भी अपवाद होंगे वहां पर इसे हम स्वरूप में मानेंगे, इसे यहाँ पर मूल रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद देखिए धारा 7 आती है। धारा 7 क्या कहती है, एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय है। ठीक है, एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का यहाँ पे अभिप्राय है। इसका मतलब है जिसका यहाँ पे स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया हो, इस भाग में भी स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है यदि किसी भी शब्द का यहाँ पर एक बार स्पष्ट कर दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है, तो उसका प्रयोग हम हर जगह उसके कहीं, अर्थात आईपीसी में उसके बाद हम दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, कहीं पर, कितनी बार भी, कहीं पर भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहां पर उस शब्द का मतलब वही समझा जाएगा। अर्थात एक बार जो स्पष्टीकृत कर दिया गया है, कहीं पर भी हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका वही तात्पर्य होगा जो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो एक बार जो स्पष्टीकृत कर दिया गया है उसी का आपको तात्पर्य हर जगह लागू होगा। इसके बाद तीसरा आता है इसमें धारा 8। यहाँ पर लिंग की बात की गई है। अब इसमें लिंग की बात के दृष्टिकोण से वहां पे कहा गया है पुरुष और महिला दोनों को ही यहाँ पर इसके अंतर्गत व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दृष्टिकोण से है। अगर पुल्लिंग यहाँ पर प्रयोग कर भी दिया गया है, स्त्रीलिंग नहीं भी है, तो भी वहां पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थात महिला और पुरुष दोनों को ही यहाँ पर लिंग के स्वरूप के तहत माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर आयु की जैसे चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अगर आयु की चर्चा नहीं की गई तो यहाँ पर पुरुष या महिला किस वर्ग को माना जाएगा, तो किसी भी वर्ग को। ठीक है, किसी भी आयु वर्ग के लोगों को, किसी भी आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर हम स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है। जो धारा है जो लिंग को लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण की बात करती है, यहाँ पे लिंग को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर लिंग महिला और पुरुष दोनों के दृष्टिकोण से प्रयोग किए जा रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी आयु वर्ग की महिला और पुरुष के दृष्टिकोण से यहाँ पर इसे प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ये लागू होती है आईपीसी। तीसरा यहाँ पर है अगली जो धारा है, धारा 9 के अंतर्गत यहाँ पे वचन की बात की गई है। वचन यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन दो चीजें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि कहीं पर भी एक वचन प्रयोग किया जाएगा, आईपीसी में बोला गया है यदि कहीं पर एक वचन प्रयोग किया गया है तो उसके अंतर्गत बहुवचन भी सम्मिलित है, और कहीं यदि बहुवचन प्रयोग किया गया है तो उसके अंतर्गत एक वचन भी सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर भी
एक वचन और बहुवचन जैसे शब्दों का यदि आपको प्रयोग मिलता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर उस अपराध इत्यादि के लिए, उस सजा के लिए, उस तत्वों के लिए वहां पर अगर एक वचन लिखा है तो वहां अगर बहुवचन बहुत सारे लोग साथ में मिलकर करते हैं तो उन पर वो लागू नहीं होगा। नहीं, एक वचन के अंतर्गत ही क्या है, बहुवचन भी सम्मिलित है। अर्थात चाहे एक व्यक्ति करे या फिर यहाँ पर कोई ग्रुप में यहाँ पर कोई अपराध होता है, वहां पर वो सारी चीजें यहाँ पर वो ये आईपीसी आप पे सब पे लगेगी। उसी तरीके से वहां पर यदि बहुवचन के दृष्टिकोण से कहीं पर किसी चीजों को परिभाषित करते हुए सिर्फ बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसके अंतर्गत भी एक वचन का वहां पे सम्मिलित माना जाएगा। तो यहाँ पर धारा 9 में वचन को स्पष्ट किया गया है। इसमें वचन का तात्पर्य हुआ एक वचन के अंतर्गत आपको बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत यहाँ पर एक वचन को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद इसमें आता है धारा 10, जिसमें पुरुष और स्त्री की यहाँ पर परिभाषाएं यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। तो पुरुष और स्त्री यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि किसी भी जो आयु वर्ग के स्त्री पुरुष को इसमें माना जाएगा, तो यहाँ पर लिंग को स्पष्ट किया गया कि लिंग के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पर देखें जो धारा 10 है, इसी में स्त्री और पुरुष के अंतर्गत इसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पर किसी भी आयु वर्ग के लोगों को इसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको देख लिया, धारा 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर 10 में थोड़ा सा हम और इसको स्पष्ट कर लेते हैं, थोड़ा और यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा और इसे परिभाषित कर लेते हैं, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, धारा 10 के अंतर्गत आपको क्या बातें समझाई गई हैं। कहा गया कि जो धारा 10 है इसमें पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है, जिसमें पुरुष शब्द किसी भी आयु वर्ग के मानव नर, किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, चाहे वह एक दिन का हो, 100 वर्ष का हो या उससे ऊपर। ठीक है, यहां पर धारा 10 इस चीज को स्पष्ट कर देती है कि पुरुष और स्त्री को यहां पर आयु वर्ग के हिसाब से वहां पुरुष और स्त्री नहीं बोला गया है। यहां पर चाहे वो एक दिन का हो, 100 वर्ष का हो, उससे ज्यादा हो, उसे हम पुरुष ही वहां पर स्वीकार करेंगे। ठीक, इसी तरीके से जो स्त्री शब्द है उसे भी यहाँ पर किसी भी आयु वर्ग की यहाँ पर मानव नारी को यहाँ पर स्त्री के स्वरूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। स्त्री और पुरुष की जो परिभाषा है यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट की गई है, जिसमें यहाँ पर आपको किसी भी आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पर आपके पास जानकारी है। इसके बाद अगर देखें, अगली जो धारा यहाँ पर आपको दिखाई देती है वो है आपको धारा नंबर 11, जिसमें यहाँ पर व्यक्ति के बारे में आपको स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ पर ऐसा नहीं है, व्यक्ति का शब्दों का जो प्रयोग किया गया है धारा 11 में। अब अगर मान लीजिए कोई भी चीज है जो कि किसी भी जो आईपीसी है यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति लिख दिया गया है, तो क्या सिर्फ चीजें व्यक्तियों पर लागू होंगी? क्या कानून सिर्फ व्यक्तियों पर लागू होगा? या फिर जैसे कि होता क्या है, कंपनी कोई बनी है, ठीक है, और वहां पे जो कंपनी किसी ने बनाई है, कंपनी के नाम से कोई रजिस्टर्ड है, उस कंपनी के नाम पे कोई काम हो रहा है और कंपनी वहां पर अपराध कर रही है, या कोई संस्था है, एनजीओ है, या कुछ भी इकाई है, तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ही यहाँ पर व्यक्ति भी आता है, एक व्यक्ति भी आएगा पुरुष, दूसरा यहाँ कोई कंपनी भी आती है, ठीक है, कोई भी जंगम यहाँ पर संस्था आएगी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर आपको इस व्यक्ति के अंतर्गत ही आपको सम्मिलित माना जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आपको नहीं माना जाएगा। तो इसमें कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, निगम, सब चीजों को, ठीक है, सब की सब चीजों को हम धारा 11 के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द का जो तात्पर्य है वो विस्तारित किया गया है, जिसमें व्यक्ति, संगम, निकाय, संस्थान, निगम, सब चीजों को इसके अंतर्गत आपको सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो धारा 11 को हमने यहां पर देखा। धारा 12 क्या कहता है व्यक्ति के बारे में, सॉरी, धारा 12 यहां पर क्या कहता है कि इसमें आपको देखा जाए कि जो लोक है, ठीक है, लोक अर्थात कि यहां पर लोक किस शब्द के दृष्टिकोण से प्रयोग किया गया है, जनता या जन सामान्य। ठीक है, अब यहाँ पर जनता और जन सामान्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर जनता भी कौन है, जन सेवक के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर योग किया जाता है। जैसे आपको लोक शब्द यहाँ पर, लोक बेसिकली यहाँ पर लोक यूज किया गया है। ठीक है, लोक, धारा 12 को हम किस शब्द से जानते हैं, लोक शब्द से जानते हैं, और लोक का कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय यहाँ पर इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारा जो 12 है, जनता है, जन सामान्य है, लोक है। लोक शब्द भी क्योंकि पब्लिक यूज करते हो तो लोक शब्द यूज किया जाता है ऑफिशियली। तो यहाँ पर ये सभी दृष्टिकोण से सभी लोगों के लिए, भीड़ तंत्र हो या पब्लिक हो या कहीं भी कोई भी है, तो वहां पर लोक शब्द उन सभी के लिए, जन सामान्य के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
इसके बाद धारा जो 13 है, वो देखिए यहाँ पे धारा 13 जो है मूल रूप से आपको आईपीसी में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो क्वीन की जो परिभाषा है उसके दृष्टिकोण से धारा 13 है, लेकिन यहाँ पर इसे विधि अनुकूल आदेश 1950 के द्वारा इसे निरसित कर दिया गया। ठीक है, विधि अनुकूल आदेश 1950 के तहत इसे क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। तो धारा 13 यहाँ पर पूरी तरह से आपको निरसित कर दी गई है। रीजन आपको पता है, भारत यहाँ पर गणतंत्र हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर क्वीन जो की जो परिभाषा थी उसे हमने यहाँ पर निरसित कर दिया है विधि अनुकूल आदेश 1950 के अंतर्गत। चलिए, तो धारा 13 हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर एक शब्द यूज किया गया, सरकार का सेवक। ठीक है, सरकार का सेवक। अब सरकार का जो सेवक है किसे कहा जाएगा, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट किसे कहा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, सरकार का जो सेवक शब्द का तात्पर्य है वो प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन भारत के भीतर यहाँ पर रहने वाला हो, उसे नियुक्त किया गया हो, नियोजित किया गया हो, किसी भी ऑफिसर या सेवक को हम यहाँ पर सरकार का सेवक कहेंगे। ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट कैसे है, जो कि किसी भी विभाग के द्वारा चयनित किया गया हो, उसे कहीं नियुक्त किया गया हो सरकार के द्वारा, पब्लिक ऑफिसर के थ्रू वहां पर सरकार के द्वारा गेजेटेड वहां पर उसको नियुक्ति आपको किसी भी क्षेत्र, किसी भी विभाग, किसी भी क्षेत्र में आपको दी गई हो, तो वहां पर इसे हम क्या कहेंगे, सरकार का सेवक या पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा जो है वो किसके अंतर्गत है, धारा आपको 14 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि यहाँ पे सरकार शब्द का जो है वो सरकार के प्राधिकार, ठीक है, सरकार के प्राधिकार के माध्यम से उसे कहीं भी नियुक्त किया गया हो किसी विभाग, संस्था इत्यादि में, और यहाँ पर वो पब्लिक के लिए कार्य करता हो और सरकार के भीतर ही वहां पर वो कार्य करता हो, रहकर उसके अधीन कार्य करता हो, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सरकार का सेवक कहेंगे। चलिए, तो धारा यहाँ पे 14 आपको स्पष्ट हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आती है धारा 15। धारा 15 कहती है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। तो भारत अब ब्रिटिश इंडिया रह नहीं गया, ठीक है, तो क्योंकि जो है ये 1860 की है आईपीसी, इसीलिए यहाँ पे ये सब सम्मिलित था, लेकिन इसे भी निरसित कर दिया गया। इसे निरसित कर दिया गया विधि अनुकूल आदेश 1937 के द्वारा। ठीक है, विधि अनुकूल आदेश 1937 के द्वारा इसे भी हमने निरसित कर दिया। ये भी यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये भी धारा क्या हुई है, इसे भी हमने निरसित कर दिया है। धारा 15 को हमने निरसित कर दिया है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा के तहत। इसके बाद यहाँ पर देखिए धारा 16 यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, जो कि यहाँ पे आपको देखा जाए जो कंपनी एक्ट थी अर्थात जब ब्रिटिश शासन करते थे तब की परिभाषा थी यहाँ पर। तो इसे भी भारत शासन भारतीय विधि अनुकूल आदेश 1937 के द्वारा यहाँ पर इसे भी यहाँ पर निरसित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो परिभाषा यहाँ पर थी वो भी यहाँ पर आपको निरसित कर दी गई है भारतीय विधि अनुकूल आदेश के तहत। यहाँ पर इसी के तहत यहाँ पर भारतीय विधि अनुकूल आदेश के तहत यहाँ पर इसे भी आपको निरसित कर दिया गया है। तो एक यहाँ पर एक और जो धारा है यहाँ पर आपको निरसित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी आपको निश्चित कर दी गई है। तो धारा 15, धारा 16 और धारा 13 जिसमें क्वीन की परिभाषा है, ये तीनों ही धाराओं को यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है। ना तो क्वीन रह गई है, ना ब्रिटिश इंडिया रह गया है, ना उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह गई है, तो तीनों ही चीजों को यहाँ पर निश्चित कर दिया गया। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे धारा 17 की, सरकार की। यहाँ पे बात करते हैं सरकार क्या है। तो सरकार क्या है, सरकार जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, सरकार क्या है, ये शब्द है, इस शब्द का आपका जो प्रयोग किया जाएगा, सरकार शब्द का प्रयोग यहाँ पर बोला गया है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, यहाँ पे दोनों ही सरकारों के लिए यहाँ पर आपको सरकार जो शब्द है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा नंबर 18। तो धारा नंबर 18 अर्थात भारत के बारे में यहाँ पर विस्तारित तथा उसके भारतीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है, भारतीय क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल क्या है, या फिर इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ पर है, भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है, उसके माध्यम से इसे हम परिभाषित करते हैं, जो धारा 18 के अंतर्गत है। इसके बाद धारा देखिए 19 आती है। ठीक है, धारा कौन सी है, धारा 19 आती है। धारा 19 में यहाँ पर देखिए बोला गया है न्यायाधीश के बारे में, यहाँ पर आपको परिभाषित किया गया है। धारा 19 जो है किसके बारे में परिभाषित करता है, न्यायाधीश के बारे में। तो न्यायाधीश कौन होगा, न्यायाधीश कौन होगा, तो न्यायाधीश की बात जो यहाँ पर की गई है कौन होगा, तो इसमें
कोई भी व्यक्ति जो होती है जो उसको न्याय करने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में जो भी बैठे हुए जज हैं उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्राधिकरण या फिर आपको जैसे जिले पे जिला न्यायाधीश है, कलेक्टर है, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति जिसके अपने अर्थात अधिकार क्षेत्र में चीजों की सुनवाई कर सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है, उसके अनुकूल विधि अनुकूल वहां कोई और आप नहीं जा सकते हैं, तो वहां पर ऐसे लोगों को ही यहाँ पर न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो न्यायाधीश की जो विस्तार है उसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। न्यायाधीश सिर्फ यहाँ पर जो कोर्ट में बैठने वाले न्यायाधीश है उन्हीं तक नहीं है, बल्कि प्राधिकरण और जिला कलेक्टर जैसे लोगों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऐसे सभी लोगों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है जो अपने अधिकार क्षेत्र में अर्थात जो अपने ही स्तर पे सबसे ऊपर हैं और वो जो निर्णय देते थे उसके ऊपर आप जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वहां पर न्यायाधीश के अंतर्गत यहाँ पे संज्ञा दी गई है, जिसमें आपको चाहे जिला कलेक्टर जैसे लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर न्याय करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो न्यायाधीश की जो परिभाषा है उसे यहाँ पर विस्तारित किया गया, ठीक है। तो विधि जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो, दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय दे सके जो उसके विरुद्ध ना तो अपील होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने वाले विधि के तहत यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको परिभाषा दी गई है, जिसमें यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कौन कौन यहाँ पर आपको न्यायाधीश यहाँ पर कौन कौन हो सकता है। इसमें बोला गया भाई जिला कलेक्टर भी क्या है, एक जिला कलेक्टर भी क्या है, एक न्यायाधीश है। जिला कलेक्टर भी आपका एक न्यायाधीश है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये आपको जुर्माना, कारावास, दंड इत्यादि के प्रावधान है, सजा इत्यादि आपको वहां पर सुनवाई या दंड दे सकता है। इसी तरीके से अगर आपको देखा जाए तो अन्य मामलों के यहाँ पर मजिस्ट्रेट इत्यादि को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं धारा 20 को। तो न्यायाधीश देख लिया, तो उसके बाद यहाँ पर न्यायालय की बात की गई कि न्यायालय इत्यादि क्या होगा। तो न्यायालय के बारे में बोला गया कि न्यायालय शब्द जो है वो न्यायाधीश से ही है, जिससे कि अकेले ही न्याय कर सकता हो और कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। न्यायाधीश का निकाय होगा वो, और एक निकाय के रूप में न्यायांकित करेगा, साथ ही कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया कि जो बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि मूल रूप से न्यायालय जो होगा वो न्यायाधीश अर्थात जहां पर न्याय किया जाएगा, न्याय किया जाएगा या सुनवाई जहां पर जिस स्थान पे होगी आपकी, या जहां पर आपका न्यायाधीश बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्षेत्र होगा उसे हम यहाँ पे न्यायालय की संज्ञा दे सकते हैं। तो न्यायालय की भी यहाँ पे परिभाषा को स्पष्ट किया गया कि न्यायाधीश क्या है और न्यायालय किसे हम कह सकते हैं, उसे यहाँ पर बताया गया। इसके बाद धारा 21 में लोक सेवक की बात की गई, ठीक है। धारा 21 में लोक सेवक की बात की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 को लोक सेवकों से संबंधित यहाँ पर बताया गया है, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। तो पब्लिक सर्वेंट को लेकर यहाँ पर लोक सेवक के यहाँ तो अब चीजों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें आपका जैसे कि भारत की जो नौसेना है, जल सेना है का हर आयुक्त ऑफिसर इसके अंतर्गत आएगा। न्यायाधीश है इसके जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, न्यायिक निर्णय जो आपको करता है। न्यायालय का हर ऑफिसर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया है कि लोक सेवक यहाँ पे कौन होगा। तो पब्लिक सर्वेंट के दृष्टिकोण से यहाँ पर उसे विस्तारित किया गया कि सरकार के जो होते हैं, चाहे वो सेना के दृष्टिकोण से अगर आपको काम कर रहा हो, न्यायालय में काम कर रहा हो, या फिर जिले इत्यादि में आप पुलिस इत्यादि के दृष्टिकोण से आप किसी विभाग में जो आपके सरकार के अंतर्गत है, सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ पे सरकार का नियंत्रण है या सरकार का हस्तक्षेप है या सरकार के द्वारा नियुक्ति है, ऐसे सभी लोगों को हम यहाँ पर लोक सेवकों के अंतर्गत रखेंगे। और जिसमें यहाँ पर मूल रूप से सेना के और न्यायालय के यहाँ पर परिभाषित किया गया कि इसमें कार्यरत लोग भी क्या हैं, एक लोक सेवक के दृष्टिकोण से या लोक सेवक के अंतर्गत आपको आते हैं। तो धारा 21 में यहाँ पर लोक सेवक की जो परिभाषा है उसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और भी चीजों को इसमें थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगला। इसमें देखिए काफी सारी चीजें इसमें अंतरिक्त है, काफी सारी चीजों को इसमें रखा गया है। किसी भी न्यायालय का लोक सेवक हो सकता है, मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति है, इसके अलावा सरकार के द्वारा किसी ऑफिसर को नियुक्त किया गया हो, चुनकर आया हो, ग्राम और नगर जिले में अधिकारी हैं, तो या सरकार के द्वारा जिन्हें वेतन प्रदान किया जाता है, तो वो सभी लोग यहाँ पर इस लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं।
नगर पालिका, नगर नियोजन, आप बाकी आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजों को स्पष्ट किया गया है कि ये सभी के सभी जो लोक सेवक होंगे जो सरकार के अंतर्गत हैं, सरकार द्वारा नियुक्त हैं, सरकार द्वारा वेतन प्राप्त हैं, चाहे किसी संस्था में हो या सरकार को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, सारी चीजें, तो वो सभी के सभी यहाँ पर लोक सेवक के अंतर्गत इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है धारा 23 जो कि चल संपत्ति के बारे में है, ठीक है। चल संपत्ति जिसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आएगी, जैसे भूमि चीजें हो गई, भूमि से संबद्ध चीजें हो गई, स्थायी चीजें हो गई, तो यहाँ पर आपको चल संपत्ति के अंतर्गत इसमें रखा गया। तो भूमि, उससे संबद्ध चीजें यहाँ पर आपको चल संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं। चल संपत्ति को धारा 23 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें भूमि उससे संबद्ध चीजों को हम इसमें रखते हैं, उसको हम चल संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पर धारा 22 में आपको परिभाषित की गई। इसी तरीके से आपको जो सदोष लाभ की इसमें बात की जाती है, सदोष लाभ यहाँ पर क्या क्या है, जिसमें यहाँ पे कहा कि विध विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाष जिसका वैध रूप से हकदार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विधि विरुद्ध आपने कोई चीज, यहाँ पर कोई भी संपत्ति या कोई भी चीज अर्जित की है या उसका निर्माण किया है या उसे प्राप्त किया है, तो ऐसी चीजों को यहाँ पर सदोष अभिलाभ कहा गया है या उसे हानि यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर आपको विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति को आप यहाँ पर ऐसे साधनों या ऐसी संपत्ति को आप वैध रूप से यहाँ पे स्वीकार करते हैं, तो उसे आपको सदोष अभिलाभ या हानि, अर्थात जिसका वैध रूप से आपको प्राप्त नहीं है। तो वैध रूप से अगर आप प्राप्त करते हैं तो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से अधिकार हासिल नहीं है, तो या फिर आप विधि विरुद्ध जाकर कोई चीज प्राप्त करते हैं या विधि में उस चीज का उल्लेख नहीं है और आप ऐसी चीजों को प्राप्त करते हैं, दोनों ही चीजों को परिभाषित किया गया है। यदि विधि विरुद्ध आप जाकर प्राप्त करते हैं जिसका उल्लेख वहां पे नहीं प्राप्त किया गया है, तो वहां पर चीजों को ऐसा है तो अभिलाभ है, और यदि कानून में उसका वर्णन है और वो विधि के विरुद्ध उसका वर्णन किया गया और आप उसे ऐसी चीजों को प्राप्त करते हैं, उसे सदोष हानि की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। अर्थात दोनों ही चीजों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपको हो गया धारा 23 के अंतर्गत। धारा 24 देखिए यहाँ पर क्या है, धारा 24 आपको बोला गया है कि बेईमानी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। किसको? तो बेईमानी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो कोई उस आशय से, अर्थात कि यदि कोई जो व्यक्ति है सदोष अभिलाभ प्राप्त करते हुए या फिर हानि इत्यादि को प्राप्त करते, या फिर कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज मतलब बेईमानी से प्राप्त करते हैं, अर्थात कि बेईमानी क्या हुई कि आप मान लीजिए जो विधि विरुद्ध है या फिर जिसका एक सही प्रक्रिया के अनुपालन ना करते हुए आप गलत तरीके से वहां पर कोई चीज प्राप्त करते हैं, ठीक है, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार वहां पर बनता है। तो मूलतः क्या है कि किसी को मान लीजिए आप वहां पे कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज है कि यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसको कोई काम करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, आपने उस प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर वो काम किया था, बेईमानी से आपने वो काम वहां पे किया है, उस चीज को प्राप्त किया है। बेसिकली आपकी आय जो है इतनी है, लेकिन आपने विधि विरुद्ध जाकर थोड़ी और इनकम लेकर दूसरों का काम आप कर रहे हैं, सरकारी आप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वहां पर कोई काम आपके पास आता है तो वहां पे आप कर रहे हैं कि भाई एक प्रक्रिया है कि कोई पैसे नहीं लेने, ठीक है, और उसका आपको यहाँ पे शुल्क भी है तो 100 रुपए 50 रुपए, लेकिन कोई काम कराने आता है तो आप ज्यादा वहां पे डिमांड करते हैं, तो एक बेईमानी कर रहे हो कि वहां पे आप सही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर बेईमानी करने को लेकर था धारा 24 में यहाँ पे इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि बेईमानी से यहाँ पे जो परिभाषा, जो कोई इस आशय से कोई कार्य ना करता हो जो विधि विरुद्ध यहाँ पर काम करता हो, अर्थात एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, ठीक है, यहाँ पे देखिए सदोष अभिलाभ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो विधि विरुद्ध आप काम करते हैं, जो विधि सम्मत नहीं है, जो विधि की प्रक्रिया के तहत यदि आप काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे या दूसरों को आप नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, या स्वयं का लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन विधि विरुद्ध करते हैं, या दूसरों को आप हानि पहुंचाते हैं, तो ये दोनों ही चीजों को इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, इसे ही यहाँ पर बेईमानी की परिभाषा के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे धारा 25 आती है। धारा 25 में जो चीज स्पष्ट की गई है कपट पूर्वक, कपट पूर्वक को यहाँ पर बताया गया कि कपट पूर्वक का क्या तात्पर्य होता है। तो कपट पूर्वक का क्या मतलब हुआ, धारा 25 में यहाँ पर बोला गया जो फ्रॉडेंटली है, तो यहाँ पर बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि यह कपट पूर्वक। कपट पूर्वक अर्थात आप जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कपट करते हैं या
उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, उसके साथ वहां पर बेईमानी इत्यादि कर रहे हैं, या फिर आप जानते हुए भी किसी को कहते हैं ना कि आपको गलत काम उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, गलत कार्य करते हैं वहां पर, तो ऐसी स्थिति में जानते हो कि सामने ये काम करने से उस व्यक्ति को वहां पर नुकसान हो सकता है, लेकिन आप उसके भरोसे को तोड़ते हुए वहां पर उसको ऐसा काम करने के लिए कहते हो, कपट कर रहे हो उसके साथ, तो चीजें यहाँ पर आपको बोला गया, कपट पूर्वक यहाँ पर इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया। इसी के तहत यहाँ पर देखिए धारा 26 क्या कहती है, विश्वास करने का कारण। धारा 26 किस चीज को परिभाषित करती है, तो विश्वास करने के कारण को स्पष्ट करती है कि विश्वास आपको क्या कैसे करना है, किन स्थितियों में करना है। तो कोई व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है या तब कहा जाएगा जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त होगा। तो अर्थात किसी पर विश्वास है या नहीं है, उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर किस व्यक्ति पर वो विश्वास करेगा, किन स्थितियों में करेगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर विश्वास करने के कारणों के तहत यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। धारा 27 को देखें तो पत्नी, लिपिक और सेवक के कब्जे में संपत्ति को स्पष्ट किया गया है। कहने का मतलब कि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में स्पष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सी अर्थात संपत्ति पर किसका कब्जा होगा, कब्जे के दृष्टिकोण से आप दिखा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना अगर है कि कोई संपत्ति किसके कब्जे में, जैसे पत्नी के है, लिपिक के है, अपने सेवक के दृष्टिकोण से है, तो यहाँ पर अपनी संपत्ति को परिभाषित करने के दृष्टिकोण से किसके पास क्या है, पत्नी के दृष्टिकोण से वहां पर कब्जा उसका है या नहीं है। तो कब्जा किसी का परिभाषित करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप ये धारा 27 यहाँ पर स्पष्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है अर्थात जबकि जो संपत्ति है किसी व्यक्ति के निमित्त है, तो उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक और सेवक के कब्जे में, तब वह संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में आपको स्पष्ट कर सकते हैं। तो मूल रूप से यदि मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति है, लेकिन है वो आपकी संपत्ति, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो 5-6 लोग जैसे होते हो आप, वहां पे संपत्ति देखा जाए तो हाँ परिवार आप में है, लेकिन आपने वो संपत्ति क्या है उसमें किसी और के नाम से वो आपने खरीदी हुई है, खरीदा आपने है लेकिन किसी और के नाम से वहां पर आपने दिखा रखा है। तो उस चीज को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि कब्जा मूल रूप से वहां पर किसका है, नाम वहां पर किसका है, आपके नाम पे होते हुए भी, लेकिन यहाँ पर खरीदा आपने है, लेकिन वहां पर आपने किसी और के नाम से, तो कब्जा वहां पर किसी और का स्पष्ट होगा, वो नाम वहां पर। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में इस चीज की संपत्ति को आप दिखाने की स्थितियां हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपको आता है धारा 28 जो कुटकरण की परिभाषा है। ठीक है, कुटकरण की परिभाषा है जिसमें कहा गया जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि उस सदृश से प्रवंचना करे, संभाव्य जानते हुए यहाँ पर, तो कूटकरण की नीति कहलाता है। यहाँ पर नकल, जैसे कि आप कह सकते हैं नकल करने जैसी चीजें हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जानबूझकर किसी अन्य प्रकार की चीजों की आप नकल के जैसे करना हो गया, कुटकरण करना हो गया। तो कुटकरण का आप ज्यादा बेहतर है नकल करना, किसी चीज को जानबूझकर आप, ठीक है, बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर होता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई काम कोई कर रहा है, ठीक वैसा ही कोई दूसरा कर लेता है, तो वहां पर आपको कैसे हैं, आप कुटकरण या आप नकल आप करके कोई काम कर रहे हो। इसको लेकर अगर हाल फिलहाल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जैसे कि आपका पायरेसी की समस्याएं आती हैं या कॉपीराइट पेटेंट जैसा मामला आता है, लोग क्या करते हैं एक की फाइल का दूसरा कोई नकल कर लेता है, उसी चीज को बनाकर वहां पर उसको परिभाव को अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करके थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके मूल स्वरूप वही रखता है और वहां पर आप सेल आउट कर देते हैं। तो पायरेसी की समस्या, कॉपीराइट वाले मामले जो आते हैं, तो यहाँ पे कुटकरण एक तरीके से नकल करने की स्थिति को स्पष्ट करता है कि यहाँ पर नकल करना क्या होगा, किसी चीज को कॉपी करना क्या होगा। तो कुटकरण यहाँ पर धारा 28 जो है नकल करने की स्थिति से आपको स्पष्ट की गई है। इसके बाद धारा जो 29 है वो कहता है दस्तावेज को लेकर है। दस्तावेज यहाँ पर क्या होगा कि किसी दस्तावेज क्या होगा, मतलब कि किसी व्यक्ति के अक्षर, पेपर, कागज, चिन्ह, उससे रिलेटेड कोई भूमि इत्यादि हर तरीके, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दस्तावेज आपको हो सकता है। किसी भूमि, स्थान, कोई भी चीज उसके द्वारा खरीदी गई हो, कोई शब्द, अक्षर, संरचना उसमें लिखित हुई हो, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर हम दस्तावेज की संज्ञा देंगे। तो दस्तावेज में हम सब चीजों को सम्मिलित करेंगे, हर प्रकार की चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। चाहे वहां पर हम बात करते हैं कि आपके पदार्थों पर, किसी भी पदार्थ पर अंकित अक्षर हों, अंक हों, चिन्ह के साधन हों, या एक से अधिक के साधनों के द्वारा उसे अव्यक्त किया गया है या वर्णित किया गया हो, विषय के साक्षी के रूप में कोई चीज आपने प्रयोग की हो, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी वो आपको दस्तावेज के रूप में हम वहां पर उसे सम्मिलित करेंगे या उसे हम मानेंगे। इसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है।
तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि दस्तावेजों के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये सारी जानकारी है। इसके बाद अगला है मूल्यवान प्रतिभूति है। तो मूल्यवान प्रतिभूति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी विधिक अधिकार के माध्यम से आपको किसी चीज को स्वीकार करना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, या उस दस्तावेज को लेकर सृजित, विचारित, अंतरित, निर्बंधित, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो मूल्यवान प्रतिभूतियां क्या हैं आपके पास, कौन कौन सी चीजें हैं जो मूल्यवान दृष्टिकोण से अंकित किया जाएगा। तो सरकार यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया, जहां पर मूल्यवान प्रतिभूतियों के दृष्टिकोण से कोई भी निगम पत्र हो गए, या फिर आपको सरकारी दस्तावेज हो, आपके किसी भी क्षेत्र विशेष से, या फिर स्थान, या कोई भी प्रॉपर्टी या पेपर इत्यादि हो गए, कंपनी के आपके शेयर हो गए, तो वो सब यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूतियों के अंतर्गत यहाँ पर इसे परिभाषित किया गया है। धारा 31 में बिल को यहाँ पर परिभाषित किया गया। बिल क्या है, किसी भी चीज को यहाँ पे कोई वसीयत या दस्तावेज, ठीक है, जो वसीयत करते हैं आपको, कोई भी आपका जो घर का जो प्रमुख होगा अपने अगली पीढ़ी को जो भी उसके पास संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए जो दस्तावेज बनाता है उसे बिल कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल को परिभाषित किया गया धारा 31 के अंतर्गत। इसके बाद धारा 32 है, जो कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप यहाँ पे शामिल है, उसको यहाँ पर धारा 32 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हर भाग के लिए किए गए कार्यों के निर्देश वाले शब्दों को विस्तार, अवैध लोपों को यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो किस प्रकार के कार्य करने हैं और उसके लेकर क्या प्रक्रिया इत्यादि होगी, उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत है, और यदि उसमें किसी चीज को अवैध इत्यादि है, या कोई चीज अवैध है या लोप है, तो उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि क्या चीजें उसमें सम्मिलित नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो जानकारी है ये हमने आज धारा 32 तक देख लिया है। बाकी का जो टॉपिक होगा धारा 32 के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को किस धारा के अंतर्गत व्यक्त किया गया है, मूल रूप से बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी उसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी हम हल्की फुल्की कर ले रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से जरूर रिविजन करिएगा। एक बार जरूर है अपने कॉपी और पेपर जो भी है आपके पास जो नोट्स हैं उससे भी यहाँ पर पढ़ते रहिएगा। बाकी रिवीजन में जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे करा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धारा 32 से आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।